की वीडियो रीतिकाल के भीतर डैश रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपण किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा रीतिवद। और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और जो प्रथम संस्करण का वक्तव्य था ये वहाँ से लिया गया है। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका प्रथम पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF मिलती रहती है। तो अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। प्रश्न है 12वां। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये कथन कहा गया है प्रथम संस्करण के वक्तव्य में। अगला प्रश्न है 13। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये मत किसका है? तो दोस्तों ये मत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना सकते हो। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इसे भी लिया गया है प्रथम संस्करण के वक्तव्य से। अगला जो प्रश्न है 14, तो प्रश्न है रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में शुक्ल जी ने किस ग्रंथ का सहयोग लिया है? विकल्प है मिश्र बंधु, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी कोविद रत्नमाला, या ब्रजमाधुरी सार। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए मिश्र बंधु विनोद से। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते समय निम्न में से किस ग्रंथ का सहयोग नहीं लिया था? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, ब्रजमाधुरी सार, पंडित केदारनाथ पाठक जी का, या इनमें से सभी का सहयोग लिया था? तो सही विकल्प होगा विकल्प ई, इन सभी का सहयोग लिया था। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न पूछा गया है निम्न में से असुमेलित है, तो बताना है निम्न में से असुमेलित कौन सा है। एक तरफ ग्रंथ दी गई है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार के बारे में बताया गया है। तो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके रचनाकार है श्याम सुंदर दास। अगला है कविता कौमुदी, इसके रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी। अगला है ब्रजमाधुरी सार, इसके रचनाकार है वियोगी हरि। तो यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्प सही होगा, कोई भी असुमेलित नहीं होंगे, सभी सुमेलित हैं। अगला जो प्रश्न है 17वां। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। यह मत किसका है? तो ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये है प्रथम संस्करण का वक्तव्य से। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो शुरू में जो हिंदी साहित्य का इतिहास था इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया था, और इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, और जो इसका प्रकाशन वर्ष था वो था 1929। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये तथ्य पूछे जाते हैं, हम परीक्षा में जाकर ये तथ्य भूल जाते हैं, तो इन तथ्यों को कहीं पर आपको नोट डाउन करना चाहिए। अगला जो कथन है वो है 18। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन ये दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य ये स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है 19, तो प्रश्न है
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका मत है? तो ये मत भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर लें। अगला जो प्रश्न है 20, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन भी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है 21। तो प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? विकल्प होंगे 2, 4, 3 या 6। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, 4 भागों में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों को कितने भागों में बांटा है? तो ये बांटा है 4 भागों में। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को 4 कालखंडों या भागों में बांटा है। इसमें कितने वर्षों का इतिहास सिंचित किया गया है? तो ये किया गया है 900 वर्षों का। आपको इस तरह से प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्दी आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।